हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रोजगार बिजनेस क्लास पे, जहां पे दोस्तों मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं भारतीय इतिहास यानी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। साथ ही इस इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे आपके विदेशी आक्रमण के बारे में। भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में पढ़ना हमने शुरू किया था। बिल्कुल सारी जबरदस्त तरीके से जुड़ेंगे, बताएंगे जितनी भी बातें दोस्तों ने करी वो सारी सेट है आपके दिमाग में। आज हम बात करेंगे आपके यूनानी आक्रमण के बारे में। और दोस्तों आज आपको सिकंदर के बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सबको राम राम, सबको गुड आफ्टरनून। बराबर चलिए बताएंगे पिछली बार जितनी बातें हमने डिस्कस करी वो क्या आपके दिमाग के अंदर सेट हुई, आप लोग बताएंगे। फिर साथ ही आज हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। जितने भी आपके यूनानी आक्रमण हुए इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कौन सा व्यक्ति भारत के अंदर आया उसके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। यूनानी आक्रमण जो पढ़ेंगे, यूनानी आक्रमण की बात करें तो कहां से हुए थे? तो सर ये यूनान देश के लोगों ने किए थे। इसके तो आंसर करेंगे सर ये जो है ये यूनान देश के लोगों ने किए थे। अगर इस यूनान देश की बात करें तो आप याद होगी इस यूनान देश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मकदूनिया। तो यूनान देश के अंदर आपकी एक जगह है जिसका नाम है मकदूनिया। अगर मैं बात करूं मकदूनिया की तो याद रखना इस मकदूनिया का एक राजा हुआ करता था, यहां का एक शासक हुआ करता था। तो इस शासक का नाम था वो हुआ करता था फिलिप। तो सर जी यहां का राजा था इस राजा का नाम था वो फिलिप हुआ करता था। तो इसी फिलिप की मैं बात करूं याद रखना इस फिलिप का ही आगे बेटा हुआ, इसके बेटे का नाम था वो सिकंदर। याद रखना इसका बेटा हुआ और इसके बेटे का नाम था सिकंदर। यही सिकंदर जो है छोटी सी उम्र के अंदर है। बेटा तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो, कितनी क्लास में होगा कैसे होगा मेरा काम रहेगा। वो काम मेरा बेटा आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़िए, उसको नोट बनाइए। कितनी क्लास में करवाएंगे तो आपको कितनी क्लास में करवाऊंगा। अगर आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए आपको दोबारा जितना पढ़िए बड़ा कम से कम आप लोगों को इतना धैर्य रखना पड़ेगा कि पढ़ाया जाए वो सबसे अच्छा होगा। आप कहीं भी जाके स्टूडियो का ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो दुनिया का ऐसा था जिसका नाम था फिलिप। इसी फिलिप का बेटा हुआ करता था, इसके बच्चे का नाम था वो सिकंदर। इस सिकंदर की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर बात करें इसके बारे में इस सिकंदर की तो सारी बातें यहां से संबंधित होगी। थोड़ा अब इस सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहां पे इसके बारे में पढ़ना होगा। तो यहां पे जो बातें पढ़नी होगी सारी सिकंदर के बारे में पढ़नी होगी। तो यहां पे हम बात करेंगे यूनानी की। तो अगर बात करें इसके बारे में इस सिकंदर नाम के व्यक्ति के बारे में तो यहां सारी कहानियां इस सिकंदर की होगी जिसे आप लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हो। इस सिकंदर की कहानियां तो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं। अगर बात करें इस सिकंदर की तो पहले तो पता होना चाहिए इसका जन्म बेटा। तो इनका जो जन्म है वो कहां हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो दुनिया के अंदर हुआ। याद रखिए सिकंदर का जन्म हुआ दुनिया में। ऐसा ये दुनिया में स्थान जो है कहां पर है? तो पहले साथ ही दुनिया जो है ये पता है यूरोप के अंदर। कहां पे है? यूरोप के अंदर पता है। अगर बात करें सिकंदर के बारे में तो आपको पता है सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता हुआ करते थे, इनका नाम था फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम तो फिलिप हुआ था। आपको पता है सिकंदर की माता का नाम, इसकी माता तो थी, इसका नाम ओलंपिया था। तो इसकी माता का नाम ओलंपिया हुआ था। अगर आपको पता है सिकंदर की पत्नी के बारे में, इसकी सिकंदर की पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम तो वो था रेपसोना। तो याद रखना सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? तो आंसर करेंगे वो रेपसोना हुआ करता था। ऐसे ही अगर बात करें सिकंदर के गुरु के बारे में तो इनके तो गुरु हुआ करते थे, इनका नाम था अरस्तु। क्या था? तो सिकंदर का गुरु था, इसका नाम अरस्तु हुआ करता था। अब तो अरस्तु की जब हम बात करें तो अरस्तु ने बड़ा किताब लिखी थी, इसने एक पुस्तक लिखी थी। इसने तो पुस्तक लिखी इसका नाम था दी पॉलिटिक्स। तो दी पॉलिटिक्स किताब जो है उसके बाद लिखी जाती है, वो अरस्तु के बाद लिखी जाती है। अरस्तु ही वो व्यक्ति था जिसने सिकंदर को इतना बड़ा इतना महान बनाने का काम किया था। अब तो इस सिकंदर की बात करूं तो इसका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो आंसर करेंगे इसका वास्तविक नाम जो है वो सिकंदर थर्ड था। याद रखना इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम सिकंदर थर्ड हुआ करता था। ये बेटा अपने परिवार के अंदर तीसरे नंबर का सिकंदर था, इसीलिए इसे सिकंदर थर्ड कहा गया। बेटा का साथ में रहोगे उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। बेटा का टेंशन मत लो, लास्ट में दूंगा, ठीक है। ये तो आपको सिकंदर के बारे में याद रखना होगा कि गुरु हुआ करते थे अरस्तु। अब बेटा सिकंदर की कहानी को समझते हैं। सिकंदर का पैदा हुआ था, बेटा स्टार्टिंग से ही बहुत ब्रिलियंट हुआ था। जब सिकंदर की बात करें तो सिकंदर पैदा हुआ तो इसके पिता राजा हुआ करते थे जो दुनिया के राजा थे, जिसे इंग्लिश में आप लोग मैसिडोनिया बोलते हो। अब बेटा सिकंदर का जन्म हुआ तो इसके पिता को लगा कि इसको पढ़ाने के लिए कोई नॉर्मल या कोई आम टीचर नहीं होना चाहिए, ये बेटा हमेशा से प्रतिभाशाली था, इसीलिए इसके पिता ने यूनान के सबसे महान व्यक्ति को ढूंढा। उस समय यूनान में सबसे महान व्यक्ति थे अरस्तु। अब बेटा इन्होंने अरस्तु को स्पेशली अपॉइंट किया कि आपने बच्चे को तैयार करिए, आप पूरी शिक्षा देने का काम करेंगे। अब अरस्तु जो सिकंदर को अपने साथ ले जाते हैं और सिकंदर को सारी चीजों अस्त्रों का ज्ञान देते हैं। जब सिकंदर को ये सारी चीजें दी तो यहाँ पर सिकंदर जो पूरी तरह से तैयार होता है लड़ने के लिए। लेकिन बेटा सिकंदर की 20 साल की होती है उस समय वो अरस्तु के पास ही था और वहां की चीजों को सीखा था। लेकिन उसी दौरान जो है सिकंदर के पिता की मृत्यु हुई। अब तो सिकंदर के पिता की मृत्यु हुई तो इनके परिवार के लोग थे, इन्होंने जो है गद्दी के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब आपस में लड़ना शुरू हुए इस बात का सिकंदर को पता है। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के साथ में दुनिया पहुंचा। जब ये दुनिया पहुंचा तो इसने देखा कि इसके परिवार वाले लोग आपस में गद्दी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसने बेटा उसी महल से सफाई करना शुरू किया। अब जिन जिन लोगों ने गद्दी के लिए बात करी इसने उन सारे लोगों को मारना शुरू किया। महज 20 वर्ष की उम्र में इसने इतना बड़ा फैसला लेने का काम किया। अब यही व्यक्ति जो सिकंदर अब दुनिया को जीतने का सपना देगा, दुनिया को जीतने का सपना देगा। तो ये सबसे पहले फास्ट देश का देगा। फास्ट देश के सबसे बड़ा राजा को उसने हराया, हराने के बाद ये सबसे जाएगी। सिकंदर नाम का व्यक्ति जिसने दुनिया के सबसे बड़ा फास्ट देश को हराने का काम किया। तो ये आपको इसके बारे में याद रखने की सिकंदर के बारे में याद रखने के लिए बात बताएंगे। अगर बात करें सिकंदर की तो याद रखिए सिकंदर जो है इसकी पसंदीदा पुस्तक का नाम क्या था? तो ये जो सिकंदर था इस सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी? तो आंसर करेंगे सर इसकी पसंदीदा पुस्तक का नाम था इलियड। तो क्या नाम था? इलियड। याद रखना इस इलियड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर करेंगे सर इसके लेखक हुआ करते वो थे होमर। तो इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति था होमर था। सिकंदर हमेशा अपने पास एक बुक रखता था जिस किताब का नाम था इलियड हुआ करता था। इलियड का लिखने वाला व्यक्ति था तो वो होमर हुआ करता था। अगर बात करें इस सिकंदर के बारे में याद रखना इस 332 बीसी के अंदर 332 बीसी के अंदर तो ये नाम याद है ये कहता है 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, मात्र 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा ये। और सर ये कहां की गद्दी पर बैठा? बेटा दुनिया की गद्दी पर बैठा। अब कई बार इस दुनिया को इंग्लिश के अंदर क्या लिखता है वो लिखता है मेसी दुनिया, ठीक है। याद रखिएगा दुनिया को याद आता है तो आंसर करेंगे इसी को मेसी दुनिया कहता है। अब तो मात्र 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा है। अब तो याद रखोगे इस सिकंदर की बात करूं तो इसने अब यहां पर 331 बीसी के अंदर 331 बीसी के अंदर इसने फारस देश के राजा को आया। अब 331 बीसी के अंदर एक लड़ाई लगी जिसे आप लोग उरुवेला बोलते हो। सर इसे हम लोग उरुवेला बोलते हैं। उरुवेला या बच्चों इसे आप लोग बोलते हो गोगा मेला की लड़ाई। तो याद रखना 331 बीसी के अंदर उरुवेला या गोगा मेला की लड़ाई यहां हुई। ये जो लड़ाई किसके बीच लड़ी? तो सर इसके अंदर एक तरफ लड़ा था फारस का राजा और फारस का जो राजा था या फारस का जो शासक कौन था? तो आंसर करेंगे वो था दारा तृतीय। दारा तृतीय। दूसरी तरफ लड़ा कौन था? तो आंसर करेंगे वो था यूनान का राजा। अगर यूनानी राजा कौन था? तो वो था सिकंदर। तो ये जो इसके अंदर किसकी जीत होती है? तो आंसर करेंगे सर इस युद्ध के अंदर सिकंदर जीत गया, इसने दारा तृतीय को कर दिया, हरा दिया। या उरुवेला या गोगा मेला की लड़ाई या गोगा मेला की लड़ाई बोलते हो जो कि फारस के राजा और यूनानी राजा के बीच में हुआ जहां पे सिकंदर ने इनको हराने का काम किया। अब ये सिकंदर तो था दुनिया को जीतने का सपना देखा, दुनिया को जीतने का सपना देखा तो फारस देश को काटता हुआ अपने भारत देश की तरफ रुकेगा। ये अपने भारत के अंदर लेगा, ऐसा ही ये भारत में आएगा, वापस जाएगा। ये भारत में किस प्रकार से आया? तो ये क्या करेगा? अब ये भारत में प्रवेश करेगा। जब इसने भारत के अंदर प्रवेश किया तो इसने कौन से दरे का प्रयोग किया? तो सर ये भारत के अंदर खेबर दरे का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये खेबर दरे का तो दो पहाड़ों के बीच में जो पतला सा रास्ता होता है इसी को क्या बोलते हैं? दरा बोलते हैं। और खेबर दरे का प्रयोग करके लोगों ने सर वो सिकंदर आया था। अब सिकंदर जब भारत के अंदर आया तो याद रखना सिकंदर का आक्रमण शुरू हो जाएगा। सिकंदर का प्रथम आक्रमण तो सिकंदर का पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था तक्षशिला पर। तो वहां पर हुआ था तक्षशिला में। अब तो तक्षशिला के अंदर ये जो आक्रमण हुआ था उस समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो तक्षशिला का शासक वो था अम्बी। तो सिकंदर जब आया था तो सिकंदर ने क्या किया था? सबसे पहले अपने सेनापति को भेज कर मैसेज भेजा था कि या तो आपको पहले सरेंडर कर दीजिए वरना आपको यूनान के राजा के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब अम्बी बहुत ही कमजोर शासक था जिसने इतना सुनते ही जो कर दिया अपने हथियार दे दिए। यार यहां पे क्या होगा? सर अम्बी जो है वो क्या करेगा? तो इसने क्या किया? सरेंडर कर दिया या तो इसने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। इसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब तो यार आपसे न्यूज़ बताएगा ये सिकंदर का ये आक्रमण जो है कब हुआ था? तो आंसर करेंगे आक्रमण 320 बीसी के अंदर हुआ था। 320 बीसी के अंदर आक्रमण हुआ तो अम्बी भाई व्यक्ति जो सुनिए जिसका नाम पोरस है इसने जो सिकंदर को कहा कि तुम पोरस को आओ, पोरस को आने के बाद भारत का कुछ एरिया हमारे से कब्जे में आ जाएगा। तो इसने 320 बीसी के अंदर अब यहां पे एक लड़ाई लड़ने का काम किया जिसे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट जानते हो जलम का युद्ध। जलम को तो आप लोग बोलते हो व्यवस्था के नाम से। तो यहां पे जलम या व्यवस्था का युद्ध साथ आ गया और यहां पे जलम व्यवस्था का युद्ध हुआ। तो किसके बीच हुआ? तो आप आंसर करेंगे ये जलम व्यवस्था का युद्ध है। इसमें एक तरफ लड़ा था सिकंदर
अब तो सिकंदर के सामने कौन लड़ा था, तो आंसर करेंगे सिकंदर के सामने पोएस लड़ा था। तो पोएस कौन से वंश का था, तो आंसर करेंगे पंजाब के पोएस वंश का था। कौन सा पोएस वंश का। अब इसके अंदर क्या होता है, सिकंदर की जीत होती है और यहाँ पर पोएस लड़ा हार जाता है। जब पोएस हार गया तो हारने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर पोएस को सामने पेश कर दिया जाता है। पोएस को सामने पेश किया गया तो पोएस बिल्कुल भी नहीं डरा, तब सिकंदर की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। तो सिकंदर ने कहा कि भाई आंखें नीचे कर, तो ये आंखें नीचे नहीं करता। उसके बाद क्या हुआ, अब सिकंदर जो है इतना हौसला देखकर सिकंदर से पूछता है बताओ तेरे साथ क्या शुरू किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो ये कहता है कि राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, युद्ध भूमि में व्यवहार करना चाहिए, वो तुम करो, जैसा मुझे चलेगा वो वैसे करूंगा। तो ये उनसे कहता है कि तू भी हार मान ले, हार मान लेगा मैं तुझे जिंदगी दान दे दूंगा। तो ये कहता है मुझे चीजें नहीं चाहिए, मैंने पूरा जिंदगी जो राजा की तरह की राजा की तरह मरना पसंद करूंगा, मैं तुझसे माफी नहीं मांगूंगा, मैंने तुझे गिराया और बाकी मैं हाथ पाऊं, लेकिन फिर भी मैं किसी प्रकार का दुख नहीं मानता। जब ये बातें सुनी तो सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद इसने पोएस को छोड़ दिया। इस पोएस को सारा का सारा वापस लौटा दिया। बोला भाई तू बहुत अच्छा है, इसलिए इस पूरे को मुझे वापस कर दिया। अब सिकंदर का आक्रमण भारत के हुआ था, तो आपको पता है ये सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के अंदर कौन था, तो यार मगध की बात करूं तो यार उस समय मगध के अंदर नंदवंश हुआ करता था। कौन सा था, तो जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय नंदवंश हुआ करता था। अब उस समय नंदवंश का राजा हुआ करता था जिसका नाम तो धनानंद। तो ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय कौन सा वंश था, तो नंदवंश हुआ करता था। नंदवंश राजा कौन सा था, तो आंसर करेंगे तो धनानंद हुआ करता था। एक बार सारी सर्च करेंगे, यहां तक की बातें हमारे दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई, एक बार सारी सर्च करेंगे, यहां तक आपको सिकंदर की कहानी समझ आई, फिर हम कुछ बातें सिकंदर के बारे में करेंगे। चलिए बताएंगे बारे, यहां तक की बातें आपके दिमाग में सेट हुई क्या, फिर और बातें हम इसके बारे में करेंगे। चलिए अब इस सिकंदर की बात करें तो आपको ये भी याद रखना सिकंदर के साथ कौन कौन भागा है। तो सिकंदर के साथ भागने वाले व्यक्ति, तो सिकंदर के साथ भागा है, सिकंदर के साथ भागा है, इसके अंदर एक नाम आता है लियाकत का, एक नाम लियाकत का। अगर हम बात करें इसी के अंदर दूसरे की, तो दूसरा नाम आता है सेल्यूकस निकेटर, है ना। तीसरा तो यहां पे आप लोगों को नाम याद रखना है अरिस्टोबुलस। चौथा तो इसका नाम था इरासी, ठीक है। तो ये चार लोग जो है सिकंदर के साथ भाग गए थे। असल ये चार लोग थे कौन, तो ये दोनों स्टोरियन थे, ये दोनों इतिहासकार थे। तो ऐसा लियाकत जो है वो क्या था, तो वो जल सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जो है वो इनका थल सेनापति था। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा चार व्यक्ति भाग गए, जिसमें से दो इतिहासकार हुआ करते थे। अब दो इसके सेनापति थे, एक का नाम जल सेनापति है, दूसरे का नाम जो है थल सेनापति लियाकत, और दूसरा आपको याद रखना होगा सेल्यूकस निकेटर। बिल्कुल धन्यवाद भाई। चलिए अब बात करेंगे इसी के बारे में। अब तो बात करूं सिकंदर की, तो सिकंदर जो है ये क्या होता है कि आगे बताया, जब आगे बताया तो इसकी सेना जो है व्यास नदी से वापस लौटने के लिए बोल देती है। तो याद रखना व्यास नदी से इसकी सेना जो वापस लौट गई। थोड़ा सा प्रश्न आता है ये कौन सी वो नदी थी जहां से सिकंदर की सेना वापस लौट गई, तो तो आंसर करेंगे वो व्यास नदी थी। सभी व्यास नदी पे ऐसा हुआ कि सेना ने आगे बढ़ने से मना किया, अब वो भारत छोड़कर वापस चले गए। तो अब यहाँ भारत के अंदर बहुत बड़ा विद्वान था जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य को ये पता था कि सिकंदर जो है वो दुनिया को जीतने का सपना लेकर निकला है। ये सिकंदर जो नौजवान लड़का था जिसने खास कितने में राजा को हरा दिया, तो कुछ भी कर सकता है। जब सिकंदर भारत देश के अंदर आता तो धनानंद सॉरी उसमें मदद करता था। अब इस धनानंद के पास चाणक्य गया, लेकिन भाई इस धनानंद को बड़ा नशे का बहुत ज्यादा आदत लगती। हां नशे में अक्सर चूर चूर रहा था, अभी नशे में चूर चूर रहा था। तो आपको याद रखना है कि इस धनानंद ने चाणक्य की लात मार दी, चाणक्य की लात मारकर इसका अपमान कर दिया। तो चाणक्य जो यहां से वापस लौट रहा था, जब वापस आया तो निराश में बचा जाता है। इस बच्चे को ऐसा लेते हैं उसी को याद रखें। लेकिन उस समय सिकंदर जो तेजी से भारत के अंदर बढ़ा, जब भारत के अंदर एंटर मारता है, याद रखना इस एंट्री के दौरान चाणक्य ने एक अफवाह फैला दी कि भारत के अंदर महामारी फैली हुई है। क्या बोल रहे हैं, भारत के अंदर महामारी फैली हुई है, जिसके पेट में आने से लोगों को पहले तो पेट के अंदर दिक्कत होती है, धीरे-धीरे मृत्यु होती है। और सिकंदर की जो सेना की भारत के अंदर प्रवेश करती थी, अगर सिकंदर जो था ना वो जब भी जाम था तो ये अपने जितने भी क्या होते थे इसके पास जितनी भी समुद्री नाव थी, नाव को नष्ट कर देता ताकि कोई भी सैनिक वापस भाग ना सके। पहला काम तो ये करता था। दूसरा काम सिकंदर की सेना धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, वो जो है इसके साथ लड़ाई लड़ जाती है। लेकिन व्यास नदी पहुंचे तो व्यास नदी के किनारे डेरा लगा। जब डेरा लगा तो यहाँ पर जो सिकंदर की सेना थी वो शाम को खाना खाई थी। उसी खाने के अंदर चाणक्य के आदमी ने सिकंदर को ऐसी चीज मिला दी जिसे आप मालूम होता है बहुत, इससे इन सब सैनिकों के पेट में दिक्कत होने लगी। जब पेट में दिक्कत हुई ना तो इस बात का लोगों के साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा। वो बाकी लोगों को लगा कि भारत में फैली हुई उस महामारी के वजह से लोग बात किए। अब इस बात का हुआ कि महामारी के पेट में आ गई, तो इन लोगों को बचने के लिए 5 साल 10 साल से ज्यादा हो गया। तो अब इन्होंने सिकंदर के सामने बोला कि अब हम इस व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई बच्चों मिलता था, कोई बुढ़े माँ को देखना था, कोई पत्नी मिलता था। अब इन लोगों ने यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मना दिया। अब इन लोगों ने आगे बढ़ने के लिए मना दिया तो सिकंदर को भी बात मान गई। अब सिकंदर जो है वो क्या करेगा, इस व्यास नदी से सेना को वापस आने का देगा। अब व्यास नदी से वापस लौट गया। अब तो यार ना इसने जो जाते टाइम में क्या किया, तो जब व्यास नदी से वापस लौट रहा था तो इसने दो शहर बसाए। कितने शहर बसाए, तो इसने दो शहर बसाए। अब तो दो शहर इसके अंदर एक शहर जो था इसका नाम था लिया, क्या नाम था, तो आंसर करेंगे इसका एक शहर लिया। दूसरा जो इसका नाम था क्या था, तो आंसर करेंगे वो दूसरा शहर था बुकाफिला। तो इसने दो शहर बसाए थे। अगर मैं बात करूं तो इसने आपको पता होना चाहिए सचिन, क्या मतलब होता है, तुरंत क्या मतलब है, विजयनगर, विजय का शहर, विजय होती है तो जीत, तो विजय का शहर विजय का होता है। बुकाफिला, बुकाफिला जो घोड़े के नाम पर बसाया था, तो यार ना घोड़े के नाम पर कौन सा शहर है बुकाफिला, आपको पता लगेगा ये सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, सिकंदर के घोड़े का नाम, तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफिला। और इसका सबसे फेवरेट घोड़ा था, इसलिए इसने घोड़े के नाम पर भी एक शहर बना दिया, उसके घोड़े का नाम था बुकाफिला था, इसलिए इसने बुकाफिला नाम का शहर बनाने का काम किया। बस ऐसा ही अब साथ ही हम बात करेंगे यार ना कई प्रश्न पूछता है भाई सिकंदर भारत में कितने समय रहा, तो सिकंदर जो भारत में 19 महीने रहा था। भारत में ये 19 महीने रहा था। तो यार ना अगर बात करें इसके बारे में तो भारत के अंदर क्या होता है, सही वापस लौट जाता है 323 बीसी के अंदर जब ये लौटा था तो इसकी मृत्यु होती है। 323 बीसी के अंदर इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु ना वो हुई तो सब वो बेबीलोन के अंदर, बेबीलोन के अंदर, बेबीलोन का है गुरुजी, एशिया के अंदर है, एशिया के अंदर। अब जब 323 बीसी में इसकी मृत्यु हुई तो इसने आखिरी इच्छा अपनी इसने कहा भाई जब मर जाऊं ना, मरने के बाद मेरे दोनों हाथ में दोनों पैर जो है ये क्या मुझे अर्थी में हवा में लटकने चाहिए ताकि मैं लोगों को संदेश दूं कि धरती पर खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, ये संदेश लोगों को देना चाहता था। तो यार ना इसकी मृत्यु के बाद इसका अंतिम संस्कार किया गया, इसकी चिता को आग लगी। अब तो ये प्रश्न बहुत बार गया बताइएगा सिकंदर का अंतिम संस्कार कहां हुआ, तो साथी इसका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो हुआ था सिकंदरिया में। अब तो सिकंदरिया कहां पे है, तो आंसर करेंगे सही अफ्रीका के अंदर है ना। तो अंतिम संस्कार जो सिकंदरिया में हुआ था, सिकंदरिया कहां पे है, तो आंसर करेंगे सब अफ्रीका के अंदर। यहां तक की बातें क्या आपको क्लियर हुई, सिकंदर से संबंधित कोई डाउट आप लोगों के पास है तो आप लोग पूछ सकते हो। बताइए आप लोग यहां तक की बातें पूछ सकते, आपको कहानी सुनाया मैं आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब आपसे पूछा था कितने वर्ष की मृत्यु हुई थी, तो आप आंसर करेंगे 33 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। तो कहते यार ना 33 वर्ष की उम्र में क्या होती है इसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पे सिकंदर का चक्कर क्लोज हो गया। अब सिकंदर के साथ आगे मैं आपको समझ पाऊंगा, यहाँ तक मैं आप लोग की बात क्लियर हुई आप लोगों को, फिर साथ ही हम लोग करना शुरू करेंगे इसके बारे में आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। साथ ही अब हमारा अध्याय होगा जिसे आप बोलते हो मौर्य साम्राज्य। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय हमारा, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राइट, थोड़ी सी उम्र के अंदर काम तो ऐसा कर दिया कि आज भी इसके बारे में पढ़ते हैं। लंबा टाइम तक जीना जरूरी नहीं रहा, थोड़ी सी उम्र में काम करना जाओ कि लंबे टाइम तक लोग बेटा ये पानी के रास्ते से जमीन के रास्ते से पहुंचते थे बिना एरोप्लेन के कैसे पहुंचते, हम खरीदूंगा तू कैसे जाती है एरोप्लेन के बेटा। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बारे में, आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में, इसमें सबसे महान राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जहां दो नाम चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा अशोक, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मौर्य साम्राज्य की बात करूं सबसे पहले टाइम पीरियड बनाना चाहिए 323 बीसी से लेकर 323 बीसी से लेकर 182 बीसी तक का टाइम पीरियड है, तो सब मौर्य साम्राज्य का है। अब तो इस मौर्य साम्राज्य की कहानी पढ़नी होगी, तो अगर बात करें सबसे पहले पॉइंट ये आपको बताएगा ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो आंसर करेंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, आंसर करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। और याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, इसमें चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा, नंद वंश के अंतिम शासक राजा धनानंद की हत्या की
और बेटा बनाना किसने हत्या कर दी, उसी को मारने के बाद इसने खुद का एक मोये साम्राज्य नाम से जन्म शुरू कर दिया। इसी मोये साम्राज्य के बारे में हमें बात करनी होगी। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट आपका मोये साम्राज्य, उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोये साम्राज्य के बारे में। तो इस मोये साम्राज्य के स्रोत कौन-कौन से हमारे पास है, इनके सोर्सेज कौन-कौन से जो हमें इसके बारे में बताते हैं। अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो सोर्सेज के बारे में बताना चाहिए। तो सभी सोर्सेज में एक तो हमारे पास होते हैं साहित्यिक स्रोत, कौन से होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज या तो साहित्यिक स्रोत होते हैं आपके, जो मोये साम्राज्य के बारे में हमें बताते हैं। अब दूसरा तो अगर बात करें के बारे में तो यहाँ पे होते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत, कौन से पुरातात्विक स्रोत होते हैं। अब साहित्यिक स्रोत की हम बात करें तो वो भी कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं। इन साहित्यिक स्रोत में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अर्थशास्त्र का, और अर्थशास्त्र जो है आपकी किताब है, इस अर्थशास्त्र की बात करूं तो इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति चाणक्य। दूसरा अगर हम इनके बारे में बात करें साहित्यिक, आपको याद रखना होगा यहाँ पे एक पुस्तिका है जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका किताब जो है लिखी थी मेघनाद ने। तीसरी किताब तो यहाँ पर उसका नाम है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस किताब तो ये लिखी थी किसने, विशाखदत्त ने। विशाखदत्त ने। चौथी किताब की हम बात करें जो मोये साम्राज्य के बारे में बताने का काम करती है, तो इसके अंदर आप लोग याद रखेंगे कौन सी किताब आपकी, राजधानी। तो राजधानी किताब जो किसने लिखी थी, तो सही कलहन ने लिखी थी। ठीक है, पांचवी किताब जो है कल्पसूत्र, और ये किताब जो इसकी है होगी। तो ये सारे के सारे जो क्या है साहित्यिक स्रोत हैं, जो इसके बारे में बताते हैं, मोये साम्राज्य के बारे में बताते हैं। अगर बात करें पुरातात्विक स्रोत की, जो मोये साम्राज्य के बारे में बताएंगे, इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है अभिलेख। और ये अभिलेख होंगे किस आधार पर होंगे, तो आंसर करेंगे अशोक के होंगे, क्योंकि भारत में सबसे पहली बार अशोक नाम का जो था इसी ने ही अभिलेख लिखाई थी, के बारे में हमने चर्चा करनी होगी क्लास में। पुरातात्विक स्रोत में सत्य आपको पढ़ेंगे के बारे में, सिक्कों के बारे में। इस मोये साम्राज्य के अंदर जो सिक्के हुआ करते थे, इन सिक्कों को क्या बोलते थे, तो इन सिक्कों को पढ़ कहा जाता था। ये पढ़ जब ये चांदी के सिक्के थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर तीसरा इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में तो आंसर करेंगे यहाँ पे जो मृदु भांड थे वो भी हमें जानकारी देते हैं। तो ये हमारे क्या यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत होंगे जो इस मोये साम्राज्य के बारे में बताएंगे। इसके अंदर हमें बात करनी होगी चंद्रगुप्त मोये के बिंदुसार, बिंदुसार के बाद पढ़ेंगे अशोक के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हमें चर्चा यहाँ पे करनी होगी। बताएंगे आपको यहाँ पे है। अब आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख शासक। प्रमुख शासकों की हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से ऐसे प्रमुख शासक थे जिनका नाम मोये साम्राज्य के अंदर आज तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसके बेटे से मिलेंगे जिसका नाम होगा बिंदुसार, और इसकी कहानी आपको सुनाऊंगा कि इसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, तो कहानी में होगी। तीसरा तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे अशोक के बारे में, अशोक नाम का जो इसके बारे में। चौथा तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे कौन होगा, एक कुणाल होगा, और कुणाल के बाद तो आपको याद होगा दशरथ, और इसके बाद आपको याद रखना होगा विदर्भ। इसमें तो हमें पढ़ना तीन ही राजाओं के बारे में पड़ेगा, क्योंकि तीनों राजा हमारे स्टार्टिंग ये काम किया नहीं आता है, बाकी तीनों से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो तीन ही राजाओं के बारे में तो हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हेडिंग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो याद रखना कहा जाता है कि इसके पिता का नाम नंदास था, नंदास की पत्नी हुआ जिसने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के व्यक्ति को जन्म देने का काम किया था। याद रखेंगे स्वामी श्रीधर के अनुसार एक व्यक्ति बड़ा एक यात्रा हुई जिसका नाम था स्वामी श्रीधर। स्वामी श्रीधर के अनुसार नंदराज की पत्नी, स्वामी श्रीधर के अनुसार नंदराज की पत्नी हुआ, इस मूला ने इस बच्चे को जन्म दिया था, इस बेटे को जन्म दिया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगर मोये साम्राज्य का नाम जो है मूला के नाम पर ही पड़ा, तो मूला के नाम पर ही साम्राज्य का नाम क्या गया, तो आंसर करेंगे ये रहेगा। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना कि भारत का पहला, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अगर बात करें इसके बारे में अन्य नाम की, इसके अन्य नाम की बात करूं याद रखना, इसे एक को कहा जाता है एंड्रोकोर्स, एंड्रोकोर्स। दूसरा नाम जो है सेंड्रोकोर्स, तो एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स इसके यूनानी नाम थे। तो याद रखना ये दोनों के दोनों यूनानी नाम है। ये किसने दिए थे, तो ये नाम दिए थे दो लोगों ने, एक का नाम था जस्टिन और दूसरे का नाम था प्लूटार्क। तो जस्टिन और प्लूटार्क नाम के दो व्यक्ति थे, इन्होंने ही इसे एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स कहा था। सर सेंड्रोकोर्स क्या होता है, बेटा सेंड्रोकोर्स का होता है जिसके पास 6,40,000 या 6 लाख से ज्यादा सैनिक हो, और इसके पास 6,40,000 से अधिक सैनिक हुआ करते थे। तो याद रखना 6,40,000 से अधिक सैनिक जिसके पास एक सेंड्रोकोर्स है। अब इन अधिक सैनिकों की वजह से इन्होंने जो है भारत को रोम डाला, थोड़ा इन सैनिकों को लेकर इसने भारत को पूरा रोम डाला था, ये बात आ जाता है यहाँ पे। अब ये 6,40,000 से अधिक सैनिक हुआ करते थे, इन सैनिकों को बोलते हैं डाकुओं का ग्रुप, और इसी को लोग डाकुओं का गिरोह। तो याद रखना सर ये जो 6,40,000 के ग्रुप था इसको कहा जाता है डाकुओं का ग्रुप। ये जो लोग नाम करते थे ये सब जगह पे कार्रवाई करते थे, इसीलिए डाकुओं का ग्रुप लगा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ करते थे। तो अगर बात करते हैं इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो आपको पता चलेगा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था, तो इसकी पत्नी जो हुआ करती थी इसकी पत्नी का नाम था दुर्गा, क्या नाम था, तो सर चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्गा था। अब तो अगर बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की, तो याद रखना इसके गुरु जो थे वो कौन थे, तो गुरु जी से बहुत तरीके से जानते हैं। इसका नाम क्या था, तो चाणक्य हुआ करता था। तो ये चाणक्य जो है ना इसी को आप लोग किस नाम से जानते हो, सर इसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो सर चाणक्य ही विष्णुगुप्त था, और विष्णुगुप्त ने क्या था, तो आंसर करेंगे ये हुआ करता था। कोई कौन था, चाणक्य को बोला करते थे। तो इस चाणक्य की मैं बात करूं तो याद रखना इसका उपनाम भी आपसे जाएगा। तो याद रखना इनका उपनाम क्या है, तो सर इन्हें कहा जाता है भारत का मेकियोली। तो इनके नाम से कहा गया, तो आंसर करेंगे सर इन्हें भारत का मेकियोली कहा गया। ये बताएंगे क्या उपनाम है, सर ये मेकियोली कौन है, थोड़ा मेकियोली की बात करें ना, तो याद रखना ये एक पश्चिमी विचारधारा थे। ये कौन था, ये पश्चिमी विचारधारा हुआ करते थे। यहाँ पे तो मेकियोली हो जाएगा, ये मेकियोली कौन था, तो आंसर करेंगे सर मेकियोली है ये एक पश्चिमी विचारधारा था। मेकियोली व्यक्ति का नाम था जो एक विचारधारा हुआ करता था। अगर मेकियोली की बात है कि मेकियोली कौन सी किताब लिखी थी, तो इसकी किताब का नाम है डेब्रिन्स। तो इसकी किताब आप लिखेंगे सर इसने डेब्रिन्स नाम की पुस्तक लिखने का काम किया था, इसीलिए इसी को भी कहा गया, सर इसे भारत का कहा गया मेकियोली कहा गया। बेटा कोरिलेट की बात की आप लोग लिखेंगे, सर कोरिलेट ने किताब लिखी थी, तो कोरिलेट के द्वारा कौन सी किताब लिखी है, तो आंसर करेंगे सर इसने किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था वो था अर्थशास्त्र। अब तो ये अर्थशास्त्र किताब का नाम जो था लेकिन किसी से संबंधित थी, तो सर मोये साम्राज्य के राजनीतिक जीवन से संबंधित थी। तो मोये साम्राज्य के राजनीतिक जीवन से संबंधित किताब थी। तो मोये साम्राज्य के राजनीतिक जीवन से संबंधित कौन सी किताब थी, तो आप आंसर करेंगे सर यही किताब हुआ करती थी। तो अर्थशास्त्र की बात करूं यार इसके पूरा मोये साम्राज्य का इतिहास लिखा गया इसमें। इतिहास में दो बातें लेकिन पूरी राजनीतिक लाइफ बताएगी किस प्रकार से मोये साम्राज्य में सैनिक हुआ करते थे, किस प्रकार से इसका तल लगता था, किस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें काम करती थी। तो वो सारी बातें अर्थशास्त्र किताब के अंदर लिखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मोये साम्राज्य के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालने का काम करती है। यहाँ तक की बातें एक बार दिमाग में सेट हुई, सारी सारी बातें यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसने जो झील बनाई थी उस झील के बारे में हम लोग बात करेंगे, बताएंगे यहाँ तक की सारी बातें दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई। बताएं क्या बात हो, तब तक मैं आपको दो बातें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊंगा। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य की बात आई ना, तो हम लोग इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो आपको याद होगी सही मात्र 25 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, मात्र 25 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। अगर मैं बात करूं इसके बारे में कैसे यहीं पे इसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताना चाहिए इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो कैसे याद रखना इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। कौन सी बच्चों आप लोग बताएंगे कि सर राजधानी पाटलिपुत्र थी जो गंगा और सोन नदी के संगम पर थी। अभी हम जेलसा सिंह इसकी दूसरी पत्नी के बारे में आपको कहूंगा जिसका नाम जो है वो कार्नेलिया हेलेना था। जेलसा हेलेना उसने कार्नेलिया था। चलिए बेटा इसकी राजधानी जो थी कौन सी थी, आंसर करेंगे पाटलिपुत्र थी। बेटा ये कौन से धर्म से संबंधित था, तो आंसर करेंगे ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये कौन से धर्म से संबंधित था, तो आंसर करेंगे ये जैन धर्म का अनुयायी था। कैसे ये जैन धर्म का अनुयायी था, इसके द्वारा एक झील बनाई थी और इसकी झील का नाम था सुदर्शन झील। तो कैसे आप याद रखेंगे इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो याद होगा इसने कौन सी झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सही सुदर्शन झील ने कहां बनाई थी, तो ये इसने बनाई थी गिरनार पर्वत पे, कहां बनाई थी, तो आंसर करेंगे गिरनार पर्वत पे बनाई। सही गिरनार पर्वत कहां पे है, तो आप आंसर करेंगे सही राष्ट्र केंद्र। सही राष्ट्र कहां है, तो गुजरात है ना, इसी को आप लोग पहले राष्ट्र के नाम से जानते थे। यहीं पे इसने सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। लेकिन तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये सुदर्शन झील का प्रथम जीर्णोद्धार किसने करवाया था,
प्रश्न आएगा ये सुदर्शन झील का प्रथम जीर्णोद्धार जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? तब आप आंसर करेंगे सही। इसका प्रथम जीर्णोद्धार जो है वो करवाया जाता है रुद्रदामन के द्वारा। तो याद होगा इसका जो जीर्णोद्धार है वो रुद्रदामन ने करवाया था। अच्छा रुद्रदामन किस वंश का राजा है? तो आंसर करेंगे सही। इसका वंश का राजा कौन सा राजा? सकवंश का। अच्छा आपसे पूछा जाएगा ये इस झील का द्वितीय जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो क्या पूछेगा? द्वितीय जीर्णोद्धार। अब तो द्वितीय जीर्णोद्धार जो है वो करवाया था सकंदगुप्त ने। किसने करवाया? तो सकंदगुप्त ने करवाया था। सकंदगुप्त कौन से वंश का है? तो आंसर करेंगे सलीगुप्त साम्राज्य का राजा है। कौन सा है? तो आंसर करेंगे सलीगुप्त साम्राज्य का राजा था जिसके द्वारा इस झील बिल्कुल हेलेना की कहानी सुनाऊंगा। किस प्रकार से हेलेना की शब्द के साथ लिखूंगा। ठीक है चलिए अब बात करें तो इस रुद्रदामन के बारे में। सर इस रुद्रदामन के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो इस रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो सारी की सारी जानकारी हमें देता है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। अगर जूनागढ़ अभिलेख में कहां से मिला था? तो आंसर करेंगे जूनागढ़ अभिलेख में गुजरात से मिला था। ये जूनागढ़ अभिलेख जो ये संस्कृत भाषा का या संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। तो आपको याद होगा संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो आंसर करेंगे संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से मिला था। इसके अंदर जानकारी मिली कि रुद्रदामन ने झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में एक बच्चे का डाउट दूर करता हूं। अगर यहां पे याद नहीं आप लोग 305 बीसी के अंदर। अब 305 बीसी के अंदर तो यहां पे आक्रमण होता है जिसे आप बोलते हो सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण। तो 305 बीसी के अंदर यहां आक्रमण होता है भारत के अंदर। तो इसी को आप क्या बोलते हो? तो इसी को हम बोलते हैं सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण। हमने तो ये सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था तो आपको पहले क्यों बताना चाहिए सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो भाई सिकंदर का थल सेनापति था। ये सिकंदर का थल सेनापति था। तो ये क्या है कि सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर हुआ था। तो अगर बात करें सेल्यूकस निकेटर के बारे में तो इसने क्या कर दिया? तो इसने सिकंदर के सामने को पूरा करने के लिए इसे सिकंदर को आक्रमण कर दिया। अब यहां पर क्या होता है? सही के बीच लड़ाई हुई लड़ाई का जटा संधि के सामने यहां पर एक ट्रीटी होती है। यहां पर एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंदर एक तो याद होगा कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 शहर दिए। तो याद होगा सेल्यूकस निकेटर ने 4 शहर चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। तो यहां पर सेल्यूकस निकेटर आ गया तो इसने सिकंदर इसने सेल्यूकस निकेटर ने किसका समझौता किया? समझौता करने पर यहां पर इसने 4 शहर दिए। असल वो 4 शहर कौन से दिए? तो याद है 4 शहरों में सबसे पहला नाम आता है काबुल। काबुल के बाद तो याद होगा कंधार। कंधार के बाद तीसरा नाम है हेरात। अब तो हेरात के बाद तो याद होगा जेरूसिया। तो यहां पर काबुल, कंधार, हेरात और जेरूसिया ये चारों को 4 शहर को दे दिए जाते हैं। सही चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए जाते हैं। पहली बात होती है। दूसरा पॉइंट संधि के बारे में आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट आपको बताएंगे सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी जिसका नाम था कार्नेलिया और इसी कार्नेलिया का एक्चुअल नाम जो था वो हेलेना था। तो कार्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो पहले याद होगा अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना का विवाह जो किसके साथ किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा यहां पर इसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के याद रखना इसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। तो अगर बात करूं मैं मेगास्थनीज के बारे में तो जो मेगास्थनीज कौन है थोड़ा सा तो याद रखना ये मेगास्थनीज वो है जिसने पुस्तक लिखी थी और इसने इस पुस्तक को लिखा इसे आप लोग बोलते हो इंडिका। तो इसने कौन सी किताब लिखी थी? आंसर करेंगे सर बिल्कुल अपनी बेटी हेलेना शादी से लिखी थी। इंडिका की किताब लिखी। इंडिका की बात करूं तो इसने पाटलिपुत्र का वर्णन किया। इसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया। ठीक है तो इंडिका की बात करते हैं इस इंडिका काम के इसने पाटलिपुत्र को पालीरोधा बोला। पाटलिपुत्र को पालीरोधा कहा गया। तो ये बात आपको इस किताब के बारे में इसके बारे में याद होगा। अगर याद होगी तो इसकी संधि के बारे में 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में दिए। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में दिए। तो साथी आपको याद होगा इसने 500 हाथी जो है इनको उपहार में देने का काम किया। ये बात साथी आपको याद रखनी होगी। अब बात करें इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो दोस्तों अगला पॉइंट आप याद रखेंगे इसी चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली जैन मासिक थी। तो आप जानते हो पहली जैन मासिक थी वो किस समय में हुई थी? तो सर वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। अब तो पहली जैन मासिक थी वो 300 बीसी के अंदर हुई थी। अब 300 बीसी के अंदर तो ये कहां पर हुई थी? तो सर इसकी राजधानी हुई थी। मैंने बताया इसकी राजधानी होती है वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। जैसे पहली जैन मासिक थी तो बात करें तो इसके अंदर क्या काम हुआ था? तो सर इसके अंदर जैन धर्म का विभाजन हुआ था। तो इसके अंदर जैन धर्म का क्या हो गया? तो सर वो विभाजन हुआ था। अब तो जैन धर्म का विभाजन हुआ इसके अंदर दो पॉइंट एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरा भाग था दिगंबर। और ये जो हमने जैन धर्म पढ़ा उसके अंदर डिटेल में पढ़ेगा इसलिए इसको दोबारा नहीं करेंगे। अब इसके बाद यहां पे क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा। और इसके समय में 12 वर्षों तक बहुत भयंकर काल पड़ा है भीषण काल पड़ा। और यहां पर अनाज का दाना भी हुआ। भाई जब अनाज का दाना नहीं हुआ तो यहां के लोग भूखने लगे। भूख मरते हुए लोग किसी न किसी को क्या करेंगे? इल्जाम लगाएंगे। यहां की जनता ने चंद्रगुप्त मौर्य पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि तुमने इतने पाप किए, तुमने इतने लोगों को मारा जिसके चलते यहां पर नाराज हो गए। नाराज होने के बाद भाई इन्होंने यहां पे बसा कर दी जिसके कारण यहां पे राज नहीं हो रहा। अब ये अपने महल से अपने राजकों से पैसा दे रहे हैं इनको नाज मारता रहा और लोगों से बाहर से विदेशों से ये नाज हुआ था। लेकिन इसके सामने समस्या पैदा होगी। अब ये क्या करेगा? अब ये करेगा तो सही है संन्यास लेने का प्रोग्राम आएगा। और यार इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों के अंदर संन्यास लिया और ये करेगा अब ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला जाएगा। यार ये जैन जैन गुरु या जैन धर्म से संबंधित भद्रभाव के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। तो कैसे श्रवण बेलगोला चले गए। अब श्रवण बेलगोला यहां पे चंद्रगिरी की पहाड़ियां और ये चंद्रगिरी की पहाड़ियां तो इसी चंद्रगिरी की पहाड़ियों के अंदर इन्होंने क्या किया? तो सर इन्होंने सलेखना विधि से नाम सलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। तो इसकी मृत्यु कहां पे हुई थी? तो आंसर करेंगे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला के अंदर इन्होंने सलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। सही सलेखना विधि होती है। सलेखना विधि होती है इसके अंदर क्या है? आप अपने आप को एक कमरे या एक अंदर इसमें पीने के लिए पानी नहीं होता है, इसमें खाने के लिए भोजन नहीं होता है, देखने के लिए रोशनी नहीं होती है। अब बिल्कुल इस अंधेरे से कमरे के अंदर आप लोग हैं क्या करोगे? अपने आप को क्या बदलोगे? अपने बदलोगे। अगर वहां पर भगवान का ध्यान लगाते आप खुद को खाओगे खुद को खाते जब आप लोग अपने जान दोगे उसी को क्या कहता है? सही सलेखना विधि कहता है। तो यार राजस्थान सरकार ने 2006 में इस पर लगाया। 2006 में राजस्थान सरकार ने इस पर क्या लगा दिया क्योंकि ये प्रकार की सुसाइड है, ये प्रकार की आत्महत्या है और यहां पर खुद को जानबूझकर मारते हैं उसी को सुसाइड बोलते हैं। तो साथी यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई है और आप लोग बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य से किसी प्रकार की कोई समस्या को डाउट लगा है तो आप उसके दोस्त वरना आज की क्लास में जान देंगे। कल की क्लास में आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगा किस प्रकार से राजा राम दूसरा पड़ा आपको सारी कहानी सुनाएंगे तरह के कैसे हुआ। आप लोग यहां तक सारी सारी दिमाग में हुई नहीं हुई। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने यहां पे लिखी गई है, इसको जबरदस्ती कैसे नोट करेंगे और इनको रिवाइज करेंगे। फोर्थ पॉइंट 500 हाथी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर में दे दी इसको। इसने 500 हाथी गिफ्ट कर दिए थे जब इसने अपनी बेटी की शादी की थी। बड़ी खुश होने वाले इसने अपने सबको 500 हाथी बाहर में देने का काम किया। यही था फोर्थ पॉइंट। चलिए आज की क्लास इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद जय भारत।